किसी ने मुझे कॉल किया और मेरे से पूछा कि सर, यारी दोस्ती में मैंने किसी को पैसे उधार दिए थे और जब वो पैसे उधार दिए थे तब वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। हमारी काफ़ी पुरानी दोस्ती थी और इस भरोसे के चलते मैंने उसको 4 महीने के लिए कुछ पैसे उधार दे दिए। पैसे लेते समय उसने अपनी एक मजबूरी बताई और 4 महीने में पैसे लौटाने का वादा किया था। लेकिन 4-5 महीने का समय बीत जाने के बाद जब मैंने उसे अपने उधार दिए हुए पैसे वापस माँगे, तो वो मुझे टालने लगा और मेरी कॉल को इग्नोर करने लगा और जब मुलाकात करके उससे पैसे मांगे तो भी वो इसी तरीके के बहाने बनाता रहता है कि भाई अभी पैसे नहीं है या बाद में दे दूंगा, कल दे दूंगा या तब दे दूंगा या कोई पैसे लेकर भाग थोड़ी रहा हूं। ऐसा करके उसने अब तक पूरा 1 साल बिता दिया है, लेकिन आज भी उसने वो पैसे वापस नहीं करे। उसको पैसे देते समय मैंने दोस्ती के भरोसे चलते उसको ये पूरी पेमेंट कैश में दी थी और उसके बदले मैंने उससे कोई चेक भी रिसीव नहीं किया था। इसलिए मेरे पास उसे पैसे देने का कोई भी सबूत नहीं है। तो सर, क्या हमारे पैसे वापस प्राप्त करने का हमारे पास कोई रास्ता है? जबकि हमारे पास पैसे के लेन-देन का कोई भी सबूत नहीं है। ये सवाल उस सब्सक्राइबर का था। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज हम उधार दिए गए पैसे कैसे रिकवर करें, इसके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। इसलिए हमारी इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कभी ना कभी सभी के सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि खुद का उधार पैसा दिया गया पैसा भी हम रिकवर नहीं कर पाते और थक हार के बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें कानून की नॉलेज नहीं है। और अगर है भी तो हम सोचने लगते हैं कि अगर कोर्ट कचहरी जाएंगे भी तो पता नहीं पैसा रिकवर होगा या नहीं, क्योंकि आज का समय ही ऐसा है कि भाईचारे और भरोसे में दिए हुए पैसे अक्सर डूब जाया करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि अगर आपने भी किसी के साथ इस तरीके के पैसे का लेन-देन कर रखा है उधार में और वो पैसे आपके फँस गए हैं और आपके पास उन पैसों के लेन-देन का कोई भी सबूत नहीं है, तो भी आप उन पैसों को किस प्रकार वापस वसूल कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है और बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, जिस पर भी आपके पैसे हैं, जो आपके पैसे लेकर बेईमान हो चुके हैं, वो हाथ जोड़कर पैसे वापस लेकर आएँगे। आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आपको ये भी बताऊंगा कि किसको कर्ज देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पैसे कभी डूबे ना। और अगर आपने उन पैसों का पहले से ही उधार दे रखा है और आपके पास उस लेन देन का कोई भी सबूत नहीं है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस लेन देन का किस प्रकार से आपने केस को मजबूत करने के लिए आप सबूत तैयार कर सकते हैं और अपने फंसे हुए पैसे रिकवर कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं और उसका आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, वरना आप बहुत मुश्किल में भी पड़ सकते हो। सबसे पहली बात यह है कि आपने अगर किसी को पैसे दे रखे हैं और वो आपका फोन नहीं उठाता, आपको टाइम से पैसे नहीं लौटा रहा है, तो कभी भी उसके घर पे पैसों का तकादा करने के लिए अकेले ना जाए, क्योंकि अगर उसके घर में उसकी माता बहन या उसकी पत्नी होगी तो ऐसे में आपके ऊपर बड़ा वाला इल्जाम भी लग सकता है। ये आप समझ गए होंगे। ऐसे में उल्टा आपकी ही जान आफत में आ सकती है, क्योंकि 1 मिनट लगता है और आपकी ज़िंदगी थाना, कोर्ट, कचहरी इन्हीं सब चीज़ों में फँस के रह जाती है। तो इसलिए किसी के घर पे तकादा करने के लिए अकेले ना जाएँ। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं, तो कभी भी फ़ोन पे उसके साथ गाली-गलौज, बदतमीज़ी या किसी भी तरह की धमकी बिल्कुल भी ना दें कि अगर तू पैसे नहीं देगा तो मैं तुझे देख लूँगा, तेरे हाथ-पैर तोड़ दूँगा या तुझे जान से मार दूँगा, या किसी भी प्रकार की धमकी या गाली-गलौज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि सामने वाले ने अगर रिकॉर्डिंग कर ली तो आप बहुत ही मुश्किल में पड़ सकते हो, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग के बेस पे वो आपके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज करवा सकता है। इसलिए आपको उसके साथ फ़ोन पर इस तरीके की कोई भी बात नहीं करनी है। ऐसे में आपका पैसा तो फँसा ही है, आप भी फँस जाओगे। उल्टा ऊपर से कोर्ट कचहरी में और भी पैसे खर्च करने पड़ जाएँगे। इसलिए तकादा करते समय फ़ोन पर गाली-गलौच और धमकी देने से आपने बचना है। अब तीसरी गलती जो लोग अक्सर अपना फँसा हुआ पैसा वसूल करने के लिए कर देते हैं, वो क्या है? वो ये है कि या तो उस आदमी का कोई सामान उठा लेते हैं या उससे कोई सामान छीन लेते हैं। जैसे कि उसका मोबाइल छीन लेते हैं, उसकी पहनी हुई कोई ज्वेलरी उतार लेते हैं, उसकी मोटरसाइकिल या कार छीन लेते हैं या उसकी
भैंस खोल कर ले जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी आपने नहीं करनी है, क्योंकि ये गलती अगर आप करते हैं तो ये आपको बहुत बुरा फंसा देगी। क्योंकि अगर सामने वाले ने किसी पुलिस वाले से या किसी वकील से कोई जानकारी ले ली तो आप इतने बुरे फंस जाओगे जितने बुरे आपके पैसे फंसे हुए हैं। इसलिए ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब आप बोलेंगे कि सर उसके घर भी नहीं जा सकते, उसका कोई सामान भी नहीं उठा सकते, कहीं बाहर वो हमें मिलता नहीं है, तो फिर क्या करें? कैसे अपने पैसे वसूल करें? तो अब आपको करना क्या है इसे समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी जानकार को या रिश्तेदार को उधार पैसे देते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है। सबूत कैसे बनाने हैं, तो कभी भी किसी को उधार पैसे देते समय चाहे वो आपका कितना भी पक्का दोस्त हो, कैसा भी रिश्तेदार हो, उसको उधार पैसे देते समय यूपीआई ट्रांज़ैक्शन का ही आपने इस्तेमाल करना है। यूपीआई क्या होता है ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं ये बता दूं कि फ़ोन में इस्तेमाल होने वाली जो भी पेमेंट ऐप होती है, उनके द्वारा कोई भी ट्रांज़ैक्शन की जाती है उसे यूपीआई ट्रांज़ैक्शन कहा जाता है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यूपीआई की जाने वाली उस पेमेंट की रिसिप्ट आपको हिस्ट्री में मिल जाती है। उससे हमेशा ये एक प्रूफ़ आपके पास बना रहेगा कि आपने इस दिन, इस टाइम इस आदमी को इतने पैसे की ट्रांज़ैक्शन की थी, और वो ही आपका प्रूफ़ बन जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि पेमेंट यूपीआई के माध्यम से ही करें। और अगर की जाने वाली पेमेंट आपकी लिमिट से ज़्यादा है, जैसे लाख या 2 लाख है, तो जो आपकी लिमिट है उतनी पेमेंट आज करके बाकी बची हुई पेमेंट को कल की लिमिट में करें। लेकिन यूपीआई के माध्यम से ही आपने पेमेंट करनी है। अब दूसरा जो माध्यम है वो है चेक का माध्यम। इसलिए अगर आपसे कोई पेमेंट लेने वाला आपसे पेमेंट लेता है, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि मैं आपको अपने अकाउंट का चेक दे देता हूँ। या तो आप मेरे बैंक के काउंटर से जाके वो पेमेंट रिसीव कर लीजिए, या फिर मैं आपको अकाउंट पे का चेक दे देता हूँ। उसे आप अपने अकाउंट में लगा दीजिए, वो 2 या 3 दिन में क्लियर हो जाएगा। और इस प्रकार आपके पास एक डायरेक्ट अकाउंट एंट्री का प्रूफ भी तैयार हो जाएगा। और आपको अपने रिकॉर्ड के लिए उस दिए हुए चेक की फोटोकॉपी रखनी होगी, ताकि उस चेक की डिटेल आपके पास रहे। अब तीसरा माध्यम ये है कि आप उस पैसे को इंटरनेट के माध्यम से भेज सकते हो। इंटरनेट के माध्यम से अपने अकाउंट से सीधा उसके अकाउंट में पैसों की ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। इसके द्वारा भी आपके पास उस पैसे देने का एक सबूत जनरेट हो जाता है। वैसे किसी भी बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन में आपके पास सबूत तो जनरेट हो ही जाएगा कभी भी। और यारी, दोस्ती और रिश्तेदारी में पैसे डूबने के डर से कैश में लेन-देन बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो आपको चेक या स्टाम्प पेपर पर लिखकर और साइन करके तो देंगे नहीं। ऐसे में आपके और उनके रिलेशन खराब हो सकते हैं। लेकिन जिसको आप पैसे दे रहे हैं वो आपका ऐसा जानकार है, जिससे आप चेक या स्टाम्प पेपर पर साइन करवा सकते हैं, लिखवा कर ले सकते हैं। तो उनसे आपको एक सिक्योरिटी चेक और स्टाम्प पेपर पर लिखवा के और साइन करवा कर लेना चाहिए, और उसकी नोटरी भी आपने करवानी चाहिए। ये वो बातें थी जिनको ध्यान में रखकर आप पैसों का लेन-देन करें, तो आपके पैसे कभी डूबेंगे नहीं। अब जानते हैं कि वो लोग जिन्होंने अपने पैसे का लेन-देन पहले कर लिया है और उनके पास उस लेन-देन का कोई प्रूफ नहीं है, तो वो किस प्रकार से अपने उस लेन-देन का प्रूफ बना सकते हैं। और किसी को पैसे देने के बाद लौटाने का समय बीतने पर जब आप अपने पैसों के लिए सामने वाले से बात करते हो, उससे पैसे माँगते हो, तो वो आपको फ़ोन नहीं उठाता, आपको मिलता नहीं है, और जब मिलता है तो जवाब भी ऐसे ही देता है कि अभी पैसे नहीं हैं, बाद में दे दूँगा, कहीं भाग तो नहीं रहा, अभी बिज़नेस में मंदा चल रहा है। इस तरीके का जो भी आपको रिप्लाई देता है, धमकी देता है या गाली-गलौज करता है, आप उससे तंग आ चुके हो और पैसा आपका ज़्यादा फँसा हुआ है, 50,000 है, लाख है, 2 लाख है, तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आपको अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करनी है और उसको फ़ोन करना है। जब आप उसको फ़ोन करके अपने पैसों की माँग करोगे, तब तक वो आपसे कोई ना कोई बहाना बनाता रहेगा। जैसे अभी पैसे नहीं हैं, बाद में दे दूँगा, या अभी बिज़नेस में मंदा चल रहा है, मैं आपके पैसे लेकर भागा थोड़ी जा रहा हूँ, या कुछ समय बाद दे दूँगा, या वो आपके साथ गाली-गलौज करता है या धमकी देता है। इस तरीके के बहुत सारे बहाने हो सकते हैं और आपको उसकी इसी चीज़ को रिकॉर्ड करना है। अब ये एक सबूत हो जाता है आपके पास। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि आपके उसके पास पैसे हैं और आप उन पैसों को उससे माँग रहे हो। इसलिए आप पैसों का तगादा कर रहे हो और उन पैसों को वो एक्सेप्ट भी कर रहा है और उन पैसों को देने की एवज़ में वो बहाने बना रहा है। तो ये आपका सबूत हो गया कि आपने उसे पैसे दिए हैं और उसने पैसे लिए हैं और अब तक उसने उन पैसों को लौटाया नहीं है। अब आप उस पे लीगल एक्शन लेना चाहते हैं,
तो ऐसे में आप उस पर डायरेक्ट केस फाइल नहीं कर सकते। एज़ पर रूल केस फाइल करने से पहले उस पेमेंट के बाबत एक लीगल नोटिस आपको उसके पास भिजवाना होता है, जिसे आपका वकील आपके बिहाफ पर अपने लेटर हेड पर वार्निंग देते हुए ये लिख कर भेजता है कि लीगल नोटिस मिलने के 15 से 30 दिनों के अंदर आपने मेरे क्लाइंट के उधार लिए हुए पैसों को वापस नहीं किया तो आपके खिलाफ कोर्ट में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब वकील के लेटर हेड पर जब किसी को लीगल नोटिस मिलता है तो ज्यादातर लोग वहीं पे घबरा के राजीनामा कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग पुलिस और जेल इन मामलों से दूर रहना चाहते हैं, इन मामलों से बचना चाहते हैं, इसलिए वो पैसे देके वही मामला रफा दफा कर देते हैं। और 80% मामलों में यही देखा गया है, लेकिन 20% मामलों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ना पैसा देते हैं और ना किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज करते हैं। थोड़े जिद्दी टाइप या कम पढ़े लिखे होते हैं, कानून की जानकारी ना होने की वजह से लीगल नोटिस को हल्के में ले लेते हैं। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है और आपको सीधा अपने वकील साहब से मिलकर कोर्ट में ऑर्डर 37 के अंतर्गत एक केस फाइल करना है, जिसे हम समरी सूट कहते हैं। क्योंकि अब आपके पास केस फाइल करने के लिए 3 प्रूफ हैं। पहला जो कि आपने उसको फोन किया, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग। दूसरा, आपने उसको व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज किया, उसकी चैट या मैसेज के स्क्रीनशॉट। तीसरा, जो आपने वकील के माध्यम से उसको लीगल नोटिस भेजा जिसमें ये आपसे पैसे लेने की बात को स्वीकार करता है और जिसमें इसकी एक्सेप्टेंस आती है। इसलिए तीनों आपके लिए बड़े काम के प्रूफ है। इसके अलावा आप चाहे तो कोर्ट में एक 2 गवाह भी पेश कर सकते हैं, जो कि आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार हो सकते हैं या वो लोग हो सकते हैं जो उस समय पैसे के लेन देन के दौरान वहां पे मौजूद थे। उनको आप गवाह बना सकते हैं। वैसे तो अब आपका मामला ऑन रिकॉर्ड ही है, लेकिन ऐसे में इन गवाहों की गवाही आपके केस को और मजबूत कर देगी और मैं बता रहा हूं, इतना करने पर फैसला और जजमेंट आपके पक्ष में ही आएगा। इसके अलावा उस पर आपका जितना भी पैसा था उसका डबल पैसा उसे आपको पे करना पड़ेगा। मतलब अगर 1 लाख था तो उसको 2 लाख आपको पे करना पड़ेगा। कोर्ट डबल करके पेमेंट देने के लिए ऑर्डर करती है और उसे पेमेंट देनी भी पड़ती है, और पेमेंट देने के साथ साथ उसे जेल भी काटनी पड़ सकती है। वो मैं बता देता हूं कैसे। अगर पैसे मांगने के दौरान उसने फोन पर या सामने से आपके साथ बदतमीजी करी है, मारपीट करी है, आपको धमकी दी है, तो उसके लिए आप उस पे पुलिस कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं। ऐसे में उस पर समरी सूट के साथ साथ अलग से आपराधिक मामला भी दर्ज हो जाएगा और उसकी एवज में पैसे देने के बाद भी उसको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मामला है ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है, जो कि सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी में है। इसलिए आप उस पर क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं। अब आमतौर पर क्या होता है कि इस मामले में कंप्लेन लेकर जब आप चौकी थाने में जाते हैं तो वहां पुलिस वाले इस तरह की कंप्लेन को दर्ज नहीं करते। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, आपको कोर्ट में जाना है, क्योंकि आपकी जो कंप्लेन दर्ज होने के बाद भी आपको कोर्ट में ही जाना होता है और वहां जाकर आपको अपने वकील साहब से मिलकर उस पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आपराधिक मामला दर्ज करवाना है। और अगर कोई आपके पैसे मांगने पर आपके साथ मारपीट करता है या धमकी देता है तो उस पर क्रिमिनल मामला तो आप दर्ज करवा ही सकते हैं। वैसे उस पर समरी सूट का केस ही काफी रहेगा, आपके पैसे तो रिकवर हो ही जाएंगे। अब जिन लोगों ने अपने पैसे का लेन देन करते समय अपने सबूत तैयार नहीं करे, उनको अपने सबूत किस तरीके से बनाने हैं वो ये बात समझ ही गए होंगे। सबसे पहले कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करके उनको फोन करना है और फोन पर विनम्रता पूर्वक अपने पैसे मांगने हैं, जिसमें वो कोई ना कोई बहाना बनाकर आपसे पैसे देने के लिए समय मांगेंगे, जो कि आपके लिए एक तरीके का प्रूफ होगा, जिसमें उसकी ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि हाँ आपके उस पे पैसे हैं और वो पैसे बाद में देने के लिए, लौटाने के लिए समय मांग रहा है। अब दूसरा कि आप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से उसे अपने पैसों की डिमांड कर सकते हैं, जिसके रिप्लाई के बदले में वो जो भी बहाना आपको टेक्स्ट मैसेज में भेजेगा, जो भी रिप्लाई भेजेगा, वो आपके लिए एक दूसरे प्रूफ का काम करेगा। और वो जो तीसरा लीगल नोटिस जिसके रिसीव करने के बाद अगर वो आपको कोई रिप्लाई नहीं देता तो वो भी आपके लिए एक तीसरा मजबूत सबूत होगा, जिसमें कि वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि आपने उससे पैसे मांगे हैं और उसके बदले में भी वो अब तक आपको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो इसमें भी
वो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट प्रूफ का काम करेगा और इतना सब होने पर फैसला आपके पक्ष में ही आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।